Hello and welcome everyone. This is CA Mohammed Miman. I welcome you all on the platform of Giri Tutorials. मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं. हम लोग अब तक 11th कॉमर्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट टॉपिक का, और वो लास्ट लेक्चर है अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स AS एंड IFRS. अब ये क्या है? ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बेटा आपको पढ़ा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? ऐसे कुछ तौर तरीके हैं, ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो जमाने से चली आ रही है और हमें आगे भी फॉलो करनी है, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. और भी कुछ ऐसी चीजें जो फॉलो होती आ रही है, हमें फॉलो करनी है. लेकिन क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि ये एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ने दिया हुआ है. हर कंट्री में एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी होता है, ठीक है. वो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है और वो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना होता है कंपल्सरीली, बाय डिफॉल्ट. आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो अपनी मर्जी से फॉलो करूंगा, नहीं. ठीक है, आपको उस अकाउंटिंग बॉडी को सुनना ही है, उनकी बात माननी ही है, क्योंकि वो एक कायदा है. जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है एक बॉडी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अपने आप को ICAI में एज अ CA रजिस्टर करवाते हैं. उसके बाद ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं. आप सिर्फ CA के एग्जाम पास हो गए तो आपके पास में कोई अथॉरिटीज नहीं है, या आप अपने नाम के आगे डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते हो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप अपने नाम के आगे डेजिग्नेशन CA तब लगाओगे जब आप CA पास हो गए और फिर ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर करवाओगे. मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, मैं ICAI का मेंबर हूं. ठीक है, तो हमारी जो पेरेंट बॉडी है ICAI कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सबको फॉलो करना है. तो जैसे ICAI हमारा यहाँ का इंडिया का एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है, ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है और वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. और कुछ ऐसी बॉडीज होती है जिसके बहुत सारे कंट्रीज मेंबर्स होते हैं, वो इंटरनेशनल बॉडीज होती है, वो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं IFRS. सबके समझ में आया? तो अगर हमारी कंट्री की कोई अकाउंटिंग बॉडी, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कोई स्टैंडर्ड्स बनाती है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और इंटरनेशनल कोई बॉडी है जिस बॉडी के बहुत सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो उनको हम, वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS. इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. समझ में आ रहा है बेटा? हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस का पार्ट है. 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे ये चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए. ठीक है, दी हुई है, सिलेबस में है, हम लोग सिर्फ कवर करके देते हैं और बहुत ब्रीफ में कवर अप करके देंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है. और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम डिस्कशन करने बैठे तो बहुत लंबा वक्त निकलेगा और मतलब कुछ नहीं निकलेगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई उससे न उससे मार्क्स मिलने वाले हैं, न वो चीज़ें आपको इतने डिटेल में समझ में आने वाली है. तो हम सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा देते हैं बेटा. ठीक है, हम पहले बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ध्यान देना बेटा. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स. फ्रेमवर्क मतलब क्या? एक आपको क्या करना है और कैसे करना है वो फ्रेमवर्क देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड नॉर्म्स मतलब क्या होता है? रूल्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपैरेबल. मतलब अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है और आपका फर्नीचर का बिजनेस है और कोई तीसरा बंदा है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, क्या हम तीनों के बिजनेस सेम लाइन ऑफ बिजनेस है? नहीं, टोटली अलग है. लेकिन क्या तीनों के अकाउंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं? यस. कब कंपेयर किए जा सकते हैं? जब तीनों के अकाउंट्स बनाते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है. तो अकाउंट्स में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से कब बनेंगे? जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस चीज में मदद करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपकी ये मदद करते हैं कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स भी कंपैरेबल हो सकते हैं. मतलब वो सेम जैसे होंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से बनेंगे, उनमें डिफरेंसेस नहीं होंगे. हाँ, डिफरेंसेस मतलब अमाउंट्स में डिफरेंसेस होगा, लेकिन उसके तौर तरीके सब सेम होंगे. तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स स्टैंडर्डाइज्ड होंगे अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो. नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट. बराबर है, ठीक है, मतलब वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए. कंपैरेबिलिटी, दो ऑर्गेनाइजेशंस के या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल के अकाउंट्स कंपैरेबल होने चाहिए.
एडिक्वेसी वो कंप्लीट होने चाहिए, और रिलायबिलिटी वो भरोसेमंद होने चाहिए। ये सब कब होगा? जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। और तीसरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी। या तो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करेगा इसको, या तो गवर्नमेंट इशू करेगा, या कोई और रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी देकर रखा है, रेगुलेट कंट्रोल करने का कोई एक ओहदा, एक पोजीशन देके रखी, उसको रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर इसको इश्यू करती है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा बेटा? नेक्स्ट, ओके। अब हम बात करेंगे आईएफआरएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी इशू करता है उसको बोलते हैं आईएफआरएस। देखो, IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज उनके मेंबर्स है, और उन लोग ये इशू करते हैं जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज फॉलो करती हैं। IFRS is a set of international accounting standards stating how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements। ये IFRS क्या है? ठीक है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाता है। और ये बोर्ड ये बताता है कि भाई देखो, भले अलग अलग देश है, इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स तो वही होता है। सब जगह पे माल खरीदा जाता है, माल बेचा जाता है, इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स बेचते हैं, ठीक है। हर जगह पे थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस तो वही होता है। तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग देश अलग अलग तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग देश अलग अलग तरह से क्यों रिकॉर्ड करें? इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है कि भाई ये अगर ट्रांजैक्शन होगा तो इसका ये मतलब होता है और इसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज उनको मानती है, उनको समझती है, उनको एक्सेप्ट करती है और उनकी बात को अपने तौर तरीकों में अपनाती है। तो उसी को हम बोलते हैं IFRS। IFRS आर इशूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड एंड टू इंप्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली। ठीक है, IFRS क्यों बनाए जाते हैं? IFRS इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड्स क्या हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करे। और इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री का जो अकाउंटिंग का तरीका है और अकाउंट से जो रिपोर्ट्स बनते हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, उनमें एक सिमिलैरिटी आएगी, एक तौर तरीका सिमिलर। मतलब आज आप देखो बेटा, इंडिया का प्रॉफिट लॉस उठा के देख लो या अमेरिका का किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, थोड़ा बहुत आपको माइन्यूट डिफरेंसेस दिखेगा, लेकिन समझने वाले को समझ जाएगा कि यहाँ का प्रॉफिट लॉस वहाँ का प्रॉफिट लॉस हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ IFRS। जब से IFRS आ गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज के अकाउंटिंग के तौर तरीके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेबल हो गए हैं, ठीक है, उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ गया है एंड दे आर स्टैंडर्ड इन नेचर, वो स्टैंडर्डाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ IFRS। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा, फिर हमने IFRS पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन इंडिया आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बोल चुका मैं, ICAI, ये हमारे इंडिया का सबसे एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी माना जाता है और ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ ICAI कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑन 21 अप्रैल 1977। 21 अप्रैल 1977, 1977 में 21 अप्रैल को ICAI ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बोर्ड क्यों बनाया? ये बोर्ड को बनाया, बोला आप इसके ऊपर काम करो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार करो। तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझता है ना, आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। पहले के जमाने में क्या था, जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारे देश को अंग्रेज लूट कर गए, तो अंग्रेजों के लूटने के बाद में कई सालों तक अवर इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। वी डिड नॉट बिलीव इन ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज। व्हाई? आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में आई, वो क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा है तो सब कमजोर लोग हैं और बटे हुए जात धर्म के नाम पे, इनको हम लोग गुलाम बनाएंगे तो चलेगा। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, हमको गुलाम बना लिया, हमारे ऊपर करीब 200 साल तक राज किया उन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग हमको आजाद करके गए, ठीक है, हमने कई सालों तक, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 45 सालों तक, ठीक है, हमने
ट्रेड नहीं किया, फॉरेन ट्रेड नहीं किया, हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम बिलीव ही नहीं करते। ट्रेड चलता था लेकिन बहुत कम, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को डर था फिर कोई बाहर से कंपनी ना आ जाए, फिर हमारे देश को गुलाम ना बना ले, तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। वी डिड नॉट बिलीव मच इनटू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हम ज़्यादा ट्रेड करते नहीं थे, जिधर ज़रूरी वही करते थे। फॉरेन कंट्री की कंपनीज को इंडिया में आने नहीं देते थे, फॉरेन कंट्री की टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे, ये सब चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई थी। 91 में पाबंदियाँ हमने हटाई। क्यों? हमने देखा पूरे वर्ल्ड में एक लहर चली ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आज एक मार्केट हो गया है, बिंदास माल आ रहा जा रहा है सब देशों में, हम क्यों पीछे रह जाए भाई, ठीक है। तो हमने 91 में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की लहर है, एक दौर आया है, ठीक है। पहले इकोनॉमी, पहले कंट्री क्लोज रहता था, अंदर ही अंदर सब माल खरीदा बेचा जाता था, न बाहर से माल आता था ना बाहर माल जाता था, जो बहुत जरूरी वो होता था, बाकी नहीं होता था। आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन गया। आज इंडिया में कितना इंपोर्ट्स होता है, आज इंडिया से कितना एक्सपोर्ट्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपैटिबल विद अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्रीज। कंपैटिबल होना मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो पीपीटीज बनाया है, ठीक है, ये शायद से माइक्रोसॉफ्ट, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में कमजोर हूँ, विंडोज 10 में नहीं, विंडोज 21 में बनाया शायद से, आई डू नॉट नो, ठीक है। अगर मैं किसी हायर वर्जन में पावर पॉइंट बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, और मैं किसी और कंप्यूटर में ये पीपीटी रन करने को जाता हूँ जो बहुत पुराना मॉडल का है, तो क्या मैं ये पीपीटी उधर रन कर पाऊंगा? शायद नहीं। क्यों? मैंने बनाया है हायर वर्जन पे और मैं लोअर वर्जन पे चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, वहां पे कंपैटिबल नहीं होगा, मतलब हमारा जो पीपीटी बना हुआ है वो वहां पे एडजस्ट नहीं होगा। तो कंपैटिबल होना मतलब क्या? उससे एडजस्ट हो जाना, उससे अडेप्ट हो जाना, उससे घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं कंपैटिबल होना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे अकाउंट्स फॉरेन कंट्री के अकाउंट्स के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बीइंग कन्वर्ज्ड। कन्वर्ज करना मतलब मर्ज करना, उसको मैच करना, उसको साथ में लेकर चलना, कन्वर्ज विद द आईएफआरएस, ठीक है। तो पहले हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस से क्या किया? मैच करना शुरू किया। और इसके वजह से क्या हुआ देखो बेटा, दिस कन्वर्जेंस हैज रिजल्टेड इन व्हाट इज नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले हमारे देश में क्या था? एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमने क्या किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस से कन्वर्ज किया, मतलब आईएफआरएस के लाइंस पे, आईएफआरएस को ध्यान में रखते हुए हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई किया, तब जाके बने आईएनडी-एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Indian accounting standards are basically the international accounting standards which have been modified in accordance with Indian accounting practices, customs and traditions. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को माना, जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है, लेकिन उसको हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, जो हमारा तौर तरीका है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत, देखो पूरी तरह से उन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम उनको फॉलो करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हमारे कस्टम्स प्रैक्टिसेस के हिसाब से, और उसी को हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएनडी-एएस। प्रेजेंटली ऑल बिग कंपनीज हैव टू फॉलो आईएनडी-एएस रूल्स। आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनको आईएनडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है। इन फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया विल माइग्रेट टू आईएनडी-एएस। आज के डेट में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को आईएनडी-एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आगे जाके एक टाइम आएगा जब छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमने पढ़ा अबाउट आईएफआरएस, हमने पढ़ा अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर है। अब आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके बुक्स में दिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नॉट टू स्टडी देम, ओके। इनको सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे उसके हिसाब से पढ़ लो, या वन लाइनर्स के हिसाब से पढ़ लो। इनको ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपका फायदा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं फायदा होगा ना, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझेंगी, लेकिन आपके बुक्स में दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग आपको कर देता हूं ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मालूम नहीं है, ठीक है। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने अकाउंटिंग करते वक्त जो भी पॉलिसीज फॉलो किया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एज अ फुटनोट डिस्क्लोज करो। याद रहेगा बेटा, अकाउंटिंग करते वक्त जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपने फॉलो किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे उसको एज अ फुटनोट डिस्क्लोज करो, इसको बोलते हैं पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज।
दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है? स्टॉक, माल, हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं कंप्यूटर्स का बिजनेस करता हूं तो मेरे दुकान में जितना कंप्यूटर्स पड़ा है उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्रीज, स्टॉक। अगर मैं कपड़े का व्यापार करता हूं तो मेरे दुकान में जितना कपड़ा पड़ा है उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्रीज, स्टॉक। अगर मेरा चश्मे का शोरूम है तो मेरे चश्मे के शोरूम में जितना चश्मा बना हुआ पड़ा है या जितना फ्रेम्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। तो इन्वेंट्रीज। तो साल के एंड में इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी वो निकालनी पड़ती है। उसको उसकी दो वैल्यूज होती है, एक होता है कॉस्ट और एक होता है मार्केट वैल्यू। एक होता है कॉस्ट और एक होता है मार्केट वैल्यू। कॉस्ट क्या? हमने कितने में खरीदा है। और मार्केट वैल्यू क्या? आज अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे उसकी कीमत कितनी मिलेगी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये बोलता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मतलब कॉस्ट निकालने का, मार्केट वैल्यू निकालने का, और दोनों में से जो कम प्राइस रहेगा वो रिकॉर्ड करने का। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। आप बोलोगे क्यों? छोड़ दो, आपको सब बाद में पढ़ना है फ्यूचर में, फिलहाल खाली इतना याद रखो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है? आपने पढ़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपने पढ़ा बैलेंस शीट। साल के एंड में छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, साल के एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, और इसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है। अब आप बोलोगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? मत पढ़ो बेटे, इसको सिर्फ इतना ही पढ़ो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। ऐसा कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, आप बोलोगे 4-5 किधर गया? आपके सिलेबस में नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या है? ठीक है, फिक्स एसेट्स को जब हम यूज करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको 2 लेक्चर्स पहले शायद पढ़ाया है, ठीक है। जब हम एसेट्स को यूज करते हैं तो एसेट्स को यूज करने के से उसकी वैल्यू, जैसे आज सबसे कॉमन चीज है मोबाइल। आप कई बार मोबाइल लेते हो और बेचते हो। आपने नया मोबाइल खरीदा 60,000 का, एक महीना यूज करने का तब बेचोगे। 60,000 कोई देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपने उसको यूज कर लिया। तो एसेट्स को यूज करने के से उसकी जो वैल्यू घटती है, उस घटने को, उस उतनी जो कीमत कम हुई उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल खरीदा 60,000 में, पूरे साल वापरा और एक साल बाद आपने बेचा 40,000 में, तो 20,000 रुपए कम हो गया। वो 20,000 को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो एसेट को यूज करने के उसकी जो वैल्यू घटती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे होगा और उससे क्या क्या मेथड्स है ये एक्सप्लेन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको पता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी चीज में इनोवेशन लाने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ नया लाने के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। जैसे पुराने जमाने की कार्स होती थी, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी घुमाने के लिए, ठीक है। मतलब कोई कमजोर आदमी उस टाइम का स्टीयरिंग नहीं घुमा सकता था। आज कोई भी बंदा जिसके हाथ में ताकत नहीं है, एकदम ऐसा कमजोर बंदा है, वो भी खाली एक हाथ से ऐसा स्टीयरिंग घुमाएगा तो पूरा गाड़ी घूमता है। क्यों? क्योंकि आज स्टीयरिंग कैसा है? पावर स्टीयरिंग है, उसके अंदर पावर है, हमें हाथ से ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? रिसर्च से आया। ये इनोवेशन कैसे हुआ? रिसर्च से हुआ। पुराने जमाने में कार के ऊपर इधर एक हैंडल होता था, ठीक है, अगर गाड़ी कभी बम्प करती थी तो हमारे सर में वो हैंडल लगता था। आज वो हैंडल्स कैसे है? स्प्रिंग वाले, ऐसे अंदर चले जाते हैं और आप उनको वापस खींच सकते हो। क्यों? अगर आपका गाड़ी बम्प भी होता है तो अब आपको लगेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, पहले आप गाड़ी चलाते थे तो कभी कोई कार चलाते थे तो आप नीचे देखते थे गाड़ी कौन से गियर में, उसमें आपका एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी होता था। आज आपकी गाड़ी में सामने एक स्क्रीन होता है, उसमें दिखता है आपका गाड़ी कौन से गियर में चल रहा है, 3rd गियर में, 4th गियर में, 5th गियर में। ये इन्वेंशन है, इनोवेशन है। तो प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाना उसको बोलते हैं इनोवेशन। वो इनोवेशन किससे आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है, उस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। मैंने बताया रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए, कमाई को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है फिक्स एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करने का, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का, याद है क्या? उसके बारे में बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिला है, गवर्नमेंट कभी कभी आपको मदद करती है, ग्रांट्स देती है। अब आप बोलोगे क्यों देती है, वो मत देखो। कभी कभी गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है, आपकी मदद करती है, वो ग्रांट्स कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो इन्वेस्टमेंट खरीदा, बेचा, उस पर कमाई हुआ, उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बताता है अगर आपने कुछ कमाया, आपकी कमाई हुई, उस कमाई पे आप टैक्सेस पे करोगे,
वो टैक्स का अकाउंटिंग कैसे होगा वो बताता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। समझ में आया बेटा? अब आप बोलोगे सर नहीं समझा, मुझे समझाना भी नहीं था, मुझे आपको सिर्फ वन लाइनर बताना था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है। इसको आपको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करना है, ये मोस्ट ऑफ आएगा तो आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। आपके लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आपको समझ में आया है, और मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, थियरी था, हमने उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। आई होप हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आ रहा है, और अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक करो और हमारे वीडियो शेयर भी करो, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।